हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई होगी और अच्छे से स्टार्ट हो गई होगी। और मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रेटजी वीडियो सारी शेयर करूंगा। बहुत कुछ एसएससी सीजीएल 2023 में आपके साथ मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो इस बार अच्छे से सिलेक्शन लेना है। और देखिए, आज हम इंग्लिश की स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। जीएस की हमने कल की थी, आज इंग्लिश की करते हैं। अब इंग्लिश की स्ट्रैटेजी भी आप देखिए, मैं अपनी ही शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। मेरे स्टार्टिंग में आप देखोगे तो माइनस के 4 मार्क्स थे। जब मैं आया, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था पहली बात तो, ग्रेजुएशन की। और ग्रेजुएशन करने के बाद एक बहुत नेम फेम वाला संस्थान था, उसमें मैंने कोचिंग की। और जब मैं वहाँ पे गया था, मैंने पहले दिन पहले दिन नहीं, कुछ टाइम कोचिंग करने के बाद, लगभग 15-20 दिन के बाद मॉक टेस्ट दिया जो उनके यहाँ होता था। उसमें मेरे इंग्लिश में माइनस में 4 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50। और ये टॉप इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे 46 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 50 जब मैंने सीजीएल 2020 दिया था। ठीक, तो -4 से 46। और अभी मैंने आपको स्कोर कार्ड दिखाया था अपना 2021 वाला, तो उसमें मेरे मेंस में 174 थे। अब खुद देख लीजिए कि -4 जब पहले दिन आए होंगे तो कितना डिमोटिवेट फील किया होगा मैंने। और मुझे दिख रहा था कि 250 मार्क्स की इंग्लिश थी उस टाइम पे। 50 प्री में आती थी और 200 मार्क्स की मेंस में आती थी। लेकिन वही था, जब करना था तो फिर इन सब चीज़ों को देखते नहीं है, बस लग गए थे, मेहनत की और पहुंच गए। 174 उसमें आए थे। तो उस टाइम पे जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तो उस टाइम तब भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटजी शेयर कीजिए। तो आज मैं अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटजी टोटल यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, हुआ ये, थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ पहले यहाँ से कोचिंग सेंटर वाली। कि कोचिंग सेंटर में मैंने एडमिशन ले लिया और लगभग एक वहाँ पे 6-7 महीने मैंने कोचिंग की थी। उसके बाद जो उन्होंने पढ़ाया था, सिर्फ रूल रटवाए थे। उन्होंने कहा कि उसके बाद स्पेशल क्लासेस चलती थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, तो लगभग 4-5 महीने मैंने वो भी ली। लेकिन 1 साल 1.5 साल कुछ पता नहीं चला कि क्या चल रहा है इंग्लिश में। हाँ, इतना फ़र्क पड़ा था सिर्फ कि ये जो -4 थे, मॉक टेस्ट में जो उनके यहाँ टेस्ट होते थे, उनमें मेरे बढ़ के 15-18 इतने नंबर आने लगे थे आउट ऑफ 50। लेकिन ये कोई स्कोर थोड़ी है, ऐसे ही चलता रहा। ये भी आने का कारण ये था कि वो जैसे मैथ में फॉर्मूले रटते हैं ना, ऐसे इंग्लिश में वो रटवाते थे, ग्रामर को रटवाते थे। अब ग्रामर हमने रट ली उस टाइम पे, तो जो आ गया क्वेश्चन उसको कर लिया, अदरवाइज हमको पता नहीं चलता कि चल क्या रहा है। तो काफ़ी प्रॉब्लम रही इन चीज़ों की। अब मैं नहीं चाहता कि आपके साथ उस तरह की कोई परेशानी हो, जितने भी स्पेशली हिंदी मीडियम से, हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं। तो उनके लिए देखिए, मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ग्रामर वाला पार्ट होता है, एक वोकैब वाला पार्ट होता है, और तीसरा होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है सबसे पहली बात, तो उसको आपको उसी की तरह समझना चाहिए, एक भाषा की तरह ही उसको पढ़ना चाहिए, ना कि उसका रट्टा मारें। हिंदी का आपने रट्टा थोड़ी ना मारा है ना। तो ऐसे ही इंग्लिश को एक लैंग्वेज के तौर पे अगर समझ के आप करोगे तो सच में एक बार अच्छे से ढंग से पढ़ ली तो फिर बार बार उसमें कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक, अब इनमें हम अलग अलग देखेंगे कि कैसे कैसे हम ग्रामर तैयार करनी है, वोकैब कहाँ से तैयार करनी है। अच्छा, एक बात देखिए कि जहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, जब अगर इंग्लिश भाषा की आपको समझ अच्छे से हो गई, और ये कहाँ से आएगी, सिर्फ रीडिंग से आएगी और कहीं से नहीं आएगी, सिर्फ रीडिंग से आएगी। तो आप इन दो पार्ट में अगर कम भी करते हो ना, कुछ ग्रामर ज़्यादा नहीं पढ़ते, वोकैब भी थोड़ा कम पढ़ते हो, और सिर्फ रीडिंग की आपने हैबिट डाल ली, हैबिचुअल हो गए इसके आप, तो ये दोनों पार्ट ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। इनमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। और मुझे सबसे ज़्यादा इसी का फ़ायदा हुआ है। सबसे ज़्यादा मुझे रीडिंग करने से ही फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, कुछ भी रीड करिए। मैं रीड सिर्फ न्यूज़पेपर को नहीं कह रहा, उस टाइम पे बड़ी मिथ थी कि न्यूज़पेपर ही पढ़ो ना। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन की कोई किताब हो या कुछ भी, आपको हैबिचुअल होना है लैंग्वेज के साथ। और हैबिचुअल होने के साथ साथ आपको क्या है, फिर उस टाइम पे उसकी ग्रामर की एक जो लय होती है वो भी समझ में आएगी, साथ के साथ वोकैब वहाँ से कुछ ना कुछ तो आप तैयार करोगे करोगे। फिर जब हमारी अच्छी रीडिंग हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है इंग्लिश को लेके, तो फिर किसी सेंटेंस को पढ़ के भी हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में ये प्रॉब्लम है, और इस सेंटेंस के अंदर इस वाले पार्ट में कोई एरर होगी। लेकिन क्या एरर होगी उसको बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते, इतना सर्टेन मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बता दो कि किस पार्ट में एरर है, किस में क्या लग रहा है, क्योंकि सेंटेंस की एक फॉर्मेशन होती है, उसमें हमको दिख जाता है कि कहीं कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये आदत आपको ज़रूर डालनी है रीडिंग की। डेली कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा रीडिंग कीजिए। मन नहीं कर रहा फिर भी कीजिए। ये करने से आपको सच में इतना फ़ायदा मिलेगा। एक बात और बता दूँ, आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना, आपने अगर फिलहाल के एसएससी के पेपर देखे हो इंग्लिश के, आसान आ रहे हैं ओवरऑल, लेकिन उसके अंदर तो पासेज हैं एक तो, है ना, पैराजम्बल है, ये दोनों ही ठीक ठाक लेवल के पूछे जा रहे हैं।
पैसेज के अंदर भी क्या क्या पूछता है कि कोई पैसेज दे देगा, उसके अंदर कहेगा कि इसका टाइटल क्या है, या फिर पूछ लेगा कि इसका थीम क्या है। उसके लिए आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, आपको क्वेश्चन ढूंढना नहीं है उसके अंदर, थीम उसके अंदर लिखी हुई नहीं है कि ये थीम है इस पैसेज की या इसका ये टाइटल है, वो आपको यहाँ दिमाग से अप्लाई करना है। उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर आप थोड़ा मतलब नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन गलत कर दोगे। और वेटेज इनका आज के टाइम में बहुत ठीक ठाक है, पैसेज का भी और पैराजम्बल का भी। पैराजम्बल भी काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं, तो इस इन दोनों के लिए सिर्फ आपको रीडिंग ही बचा सकती है और कुछ नहीं बचा सकता। वहाँ पे ना आपकी वोकैब काम आएगी, ना आपकी ग्रामर काम आएगी। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे देखते हैं ग्रामर वाले पार्ट को, कि ग्रामर वाले पार्ट को हम कैसे करें। अब मैंने आपको बताया कि मेरे ग्रामर कितना तेज़ था मैं इंग्लिश में, कितने अच्छे नंबर आए थे मेरे, लेकिन वो कैसे की मैंने। तो सबसे पहले मैं जो पॉइंट यहाँ उठाना चाहूँगा, मैं ये उठाऊँगा क्लासिक क्लास क्या है। इसमें जो लिखा हुआ एक पॉइंट है क्लासिक क्लासेस। जब मेरी 1 साल 1.5 साल ख़राब हो गया, तो ऐसे मैंने एक दिन मैं यूट्यूब पे देख रहा था, यूट्यूब पे मुझे एक टीचर दिखे, उन्होंने पढ़ाया था उस दिन मुझे आर्टिकल, मतलब वो फ्री की क्लासेस पढ़ी हुई थी, तो आर्टिकल्स की क्लास थी वो आर्टिकल की क्लास मैंने 1 सवा घंटे की थी, मैंने पढ़ी और वो तुरंत दिमाग में बैठ गई मेरे। मैंने कहा यार इंग्लिश में ऐसा कुछ भी होता है। तो उसके बाद तुरंत मैंने उन टीचर का पता निकाला कि कहाँ हैं, कैसे हैं। उनका पता चला, वो थे अंकुल सर। कौन थे वो? अंकुल सर थे, क्लासिक क्लासेस के नाम के सेम कोचिंग सेंटर है मुखर्जी नगर के अंदर। तो वहाँ पे मैं देखिए कोई ऐसा नहीं है, मतलब वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे मैंने इनकी एक क्लास ली, लगभग 3.5 महीने की क्लास थी। और उसके बाद सच बता रहा हूँ, ग्रामर में उसके बाद मैंने सिर्फ 2 बार रिवाइज़ किया है ग्रामर को, लेकिन रटा नहीं कभी। और उसके बाद ना कभी फिर खोल के देखी, और आज तक मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती ग्रामर के अंदर मोस्टली। मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन हाँ 90% मैं अच्छे से कर लेता हूँ। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। ये ना होता तो शायद मैं इंग्लिश इतनी अच्छी मतलब नहीं कर पाता, जो भी इतने मार्क्स आए हैं ये ना पाते। ठीक है, तो एट लीस्ट आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, एक बार पूरे ग्रामर को अच्छे से पढ़ लेना है। किसी टीचर के पास, आप जिसके पास भी पढ़ रहे हो, अगर आपको अच्छे समझ आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर के पास जाइए, जिनसे भी आपको पढ़ना अच्छा लगता है उनसे पढ़िए, और वहाँ से एटलीस्ट एक बार थोरोली हो जाइए, है ना, कंप्लीट उसको पढ़ लीजिए ढंग से। बस ध्यान ये रखना है कि रट्टा नहीं मारना। और जैसे जैसे आप चैप्टर वाइज पढ़ते रहें, मान लीजिए आपने नाउन पढ़ा, तो नाउन की ही प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। पहले प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज, जो जो चैप्टर आप पढ़ते हुए जा रहे हो उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस आपको गूगल पे मिल जाएंगे, जहाँ पे आप कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे होंगे वो लोग भी प्रोवाइड करेंगे। और आप अगर कोई आपने मतलब मॉक टेस्ट के लिए कोई सी किसी का पास वगैरह परचेज कर रखा है, जैसे ओलिव बोर्ड या फिर टेक्स्ट बुक वगैरह हो गया, टेक्स्ट बुक का तो मुझे पता है, तो उस पे आपको चैप्टर वाइज भी मिल जाते हैं। तो आप चैप्टर वाइज जाके वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहली बात, मान लीजिए आप नाउन पढ़ा तो नाउन की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगी, उसके बाद आपने आर्टिकल पढ़े तो आर्टिकल, ये सब आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेनी है। जब ये एक एक बार आप लगा लो इनको, फिर इनको मिक्स्ड एक्सरसाइजेज लगानी है, यानी कि जिसमें पूरे वो मिक्स होके आ रहे होंगे। क्लियर? और ये पार्ट तो आप स्किप कभी कर ही नहीं सकते। कौन सा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे, मैंने जीएस की स्ट्रेटजी बताई थी तो उसमें भी बताया था कि इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही रिपीट हो रहे हैं जब से टीसीएस आई है, जब से टीसीएस ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराना स्टार्ट किया है, तब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत अपने आप में था पहले भी, लेकिन अब कुछ थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही चैप्टर वाइज आपको कुछ किताबें मिल जाएंगी, या किसी की पेड ई बुक मिल जाएगी, कुछ भी मिल जाए आपको। बस ये लास्ट में लिखा है ना, द ओनली मंत्रा, इसको पढ़िए। क्या है कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर, द ओनली मंत्रा। और कोई मंत्र नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है। मैंने भी यही किया है और आप भी यही कीजिए। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, ग्रामर के जितने भी आ रखे हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ज़रूर देखने हैं अच्छे से, और चैप्टर वाइज कहीं पे मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए वहाँ से। ठीक, ये 100 गोल्डन रूल्स की पीडीएफ क्या है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, मैं इसको फिर से डाल दूंगा। ठीक, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। और इस 100 गोल्डन रूल की जो पीडीएफ है, ये आपको इतना फ़ायदा देगी, सच बता रहा हूँ, कि लास्ट में एंड टाइम में जब रिवाइज का टाइम आएगा ना, तो आप इसको उठा के पढ़ लीजिए एक बार, और आपके लगभग लगभग सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। चैप्टर वाइज सारे के सारे जो एक जिस्ट होती है वो इसमें दी हुई है, तो इनको आप ज़रूर पढ़ लीजिए। लास्ट के लिए बचा के रखिए, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा आपका ये। क्लियर?
तो ग्रामर में सिर्फ इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कि एक एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाइए सारे में, और उसको 2-3 बार पढ़िए, सिर्फ रट्टा मत मारिए, उसको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना। अब बात करते हैं वोकेबलरी की। वोकैब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वोकैब के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और इन तीन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया आपको, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज या अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, वो कहाँ से आएगी, रीडिंग से। तो इसको स्किप मत कर देना। बाकी 2 पार्ट को मैं कहूँगा एक बार को थोड़ा कम भी ध्यान दोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन ये चीज़ मत स्किप कर देना, इसको ज़रूर करते रहना, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। अब वोकेबलरी की बात करें तो सिनोनियम एंटोनियम आते हैं, इडियम फ्रेजेस आती हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, स्पेलिंग्स आती हैं, वो उसको देखना होता है कौन सी इसमें से करेक्ट है कौन सी नॉट करेक्ट है, ठीक है, स्पेलिंग चेकिंग आती है। तो ये सारे के सारे आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर के ही पढ़ने हैं सिर्फ। मैं कह रहा हूँ आपका 80 to 90% वोकैब, लगभग 90% वोकैब जो भी किसी भी एसएससी के एग्जाम में आ रही है वो प्रीवियस ईयर से आपकी कंप्लीट हो जानी है, ठीक। प्रीवियस ईयर के लिए क्या करोगे आप, देखिए सिनोनियम एंटोनियम की पीडीएफ, आप अगर कोई मान लो ब्लैक बुक वगैरह लेते हो वो भी ले सकते हो, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं सारे, और कुछ नया नहीं है था, और कुछ द हिंदू वगैरह के भी हैं वोकैब, तो उनको भी पढ़ सकते हो। लेकिन वो इतनी मोटी बुक हो जाती है, उसको अगर हम स्टार्टिंग से लेके बैठे हैं तो बोर हो जाते हैं। तो उससे कैसे बचना है आपको, देखिए सिनोनियम एंटोनियम की अलग अलग पीडीएफ, लगभग जो मतलब बहुत रिपीटेड हैं, हजार के आसपास इनमें क्या है, एंटोनियम और सिनोनियम है। ये पीडीएफ मैंने चैनल पे अपने टेलीग्राम के अपलोड कर रखी हैं पहले से ही, मैं फिर से उनको री अपलोड कर दूंगा, आप उनको वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसको पढ़िए। उसको पढ़ने में आसानी भी रहेगी आपको, क्योंकि ये बहुत एक तो छोटी दिखती है ना, कितने पेज होंगे, मुश्किल से 10-12-15 पेज हैं। तो 10-12-15 पेज को आप कैसे कर सकते हो, मान लीजिए आपने किया कि वही डेली टारगेट बनाना है, जैसे मैंने जीएस में बताया था आपको कि डेली टारगेट बना के पढ़ना है, तो आपने टारगेट बना ली कि रोज़ मुझे एक पेज पढ़ना है, मतलब दोनों साइड से 2 पेज हो गए, एक इस साइड का एक इस साइड का, ठीक है, एक कंप्लीट पेज पढ़ना है, एक कंप्लीट पेपर पढ़ना है, ठीक है, तो 2 पेज हो गए, 2 पेज पढ़ने हैं मुझे, सिर्फ पढ़ने हैं, रट्टा नहीं मारना उनका भी। वोकैब का मैंने कभी रट्टा नहीं मारा, जब तक रट्टा मारा तब तक क्वेश्चन हुए नहीं, दिमाग से स्किप हो जाती थी। तो मैं क्या करता था, देखिए अपनी अगर मैं बताऊँ जनरली, तो मैं ये करता था कि मैंने एक पेपर उठाया, जैसे कि आज मुझे सिनोनियम एंटोनियम के एक एक पेपर पढ़ने हैं, तो एक एक पेज पढ़ लूँ या 2-2, जैसे भी वो अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर है, हम कितना कर पा रहे हैं। तो मैं एक एक पेज उठाता था, एक एक पेज वो पूरा पढ़ा ढंग से, उसको 3-4 बार वहीं पर रिवाइज कर लिया, तो 15-20 मिनट में मेरा वो काम हो जाता था। उसके बाद जैसे इस साइड में वोकैब वो लिखी हुई, सिनोनिम लिखे हुए, इसके सामने इसका बाकी के सिनोनिम्स लिखे हुए हैं ना, तो मैं क्या करता था कि इन वाले पार्ट को लिख लेता था, इसके सामने के जो थे उनको मैं प्रैक्टिस करता था सामने लिख लिख के खुद से, जो याद नहीं आ रहा उसको देख लेता था। ऐसा कुछ नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल मेरा कोई नहीं था कि मैं नहीं देख सकता, मैं देख लेता था। साथ के साथ मैं कभी कभी क्या करता था कि इस वाले पार्ट पे हाथ रख लिया और साइड वाले रिवाइज कर लिया, फिर इधर हाथ रख लिया एक साइड में और इन वालों को रिवाइज कर लिया। तो ऐसे कर करके 5-6 बार मैं जब दिमाग में इसको निकाल लेता था तो वो मेरी प्रिपेयर हो जाती थी। जब नेक्स्ट डे आता था, नेक्स्ट डे में उसको मैं 2-3 बार फिर से पढ़ लेता था। ऐसे देखने में कितना टाइम लग रहा है, 5-7-10 मिनट, एक एक पेज ही तो पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो सिनोनियम एंटोनियम मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किए थे, वो प्रीवियस ईयर के, और आज भी मैं कहीं भी देखता हूँ तो मेरे लगभग 90% वोकैब मेरी ठीक होती है, जबकि काफ़ी टाइम से मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा है। बस यही है जो मेरे आंखों के सामने फिलहाल में आ जाता है, मैं उसको पढ़ लेता हूँ, ठीक। सेम काम आपको एडिंग फ्रेजेस का करना है, इसकी पीडीएफ भी मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखी है, इसको फिर से री अपलोड कर दूँगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मैंने कर रखी है, तो ये सब प्रीवियस ईयर वाली हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं ये सब, इनमें नया कुछ नहीं, और सब रिपीटेड हैं, वही बार बार रिपीट होते हैं। इसकी क्या नाम है, ईडियम फ्रेजेस के लगभग 700 से 800 ईडियम फ्रेजेस हैं जो कि बहुत रिपीटेड हैं, ठीक। स्पेलिंग्स की मैंने कर रखी है, नहीं मतलब मैं कर दूंगा उसको भी अपलोड, नहीं है तो हाँ मैंने शायद कर रखी है वो भी, उसको मैं देख के कर दूंगा, ठीक है। जितने भी फिलहाल में एग्ज़ाम हुए हैं, जो मान लीजिए जैसे कि ये पीडीएफ है, आई थिंक मेरे पास जो ये पीडीएफ है ये 2017 तक की है, तो उसके बाद के जो एग्ज़ाम है उनका कंपाइलेशन मैं करके या तो प्रोवाइड करवा दूंगा, नहीं तो आप फिलहाल के जो हो रखे हैं क्यू मैथ्स पे या शुभम जैन वाले उस पर चैनल पे पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। तो फिलहाल का कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करने हैं, और इतना काम अच्छे से करना ही पड़ेगा कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या कैसे भी हो, है ना। अगर किसी ने अच्छे से पहले पढ़ रखा तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक वाले लोगों को बता रहा हूँ कि जिनको बहुत कम इंग्लिश आती है, उनके लिए ग्रामर वाला पार्ट हो गया, वोकैब वाला पार्ट हो गया, कैसे कैसे करना है, ठीक। तो जितने भी फिलहाल में क्वेश्चंस आ रखे हैं उन क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करना है।
सिनोनिम एंटोनिम जैसे कि अभी 21 में या 22 में जो भी आए हैं उनको देख लीजिए, या तो रिपीटेशन मिलेगा इनका या कुछ नया मिलता है तो उसको अलग से नोट कर सकते हैं। ठीक, मैं क्या करता था, मैंने एक डायरी बनाई हुई थी अपनी, मैं अपनी उस डायरी में नोट कर लेता था जो भी मुझे नया शब्द, कोई भी नया वर्ड दिखता था मैं उसको अपने उसमें नोट कर लेता था। फिर वही लिखने की मुझे आदत थी। सबसे बेस्ट जो लगता है मुझे कि आप कुछ भी याद करो तो उसको लिख के याद करो। कोई भी, मान लो आपने अगर आज 50 वोकैब वर्ड याद किए हैं तो उनको लिख लो हाथों हाथ ही, भले ही देख देख के लिखो लेकिन लिख जरूर लो। अगली बार जब आप उसको लिखोगे ना तो उसमें से लगभग लगभग 25 तो आप दिमाग में बैठी होंगी या पढ़ोगे तो लिखना ज़रूरी है। मान लीजिए आपने रोज के 20 सिनोनियम 20 एंटोनियम भी पढ़े, ये कम बता रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा कर लेना इनको, तो इनको भी रोज़ लिख लिख के देखना है, बिना लिखे कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, और वोकैब वाला पार्ट हो गया, ग्रामर वाला पार्ट हो गया हमारा। और इसमें देखिए, हाँ बस यही था इंग्लिश में, ज़्यादा कुछ नहीं है। और रीडिंग पे मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूँ, देखिए कि रीडिंग के बिना आप नहीं कर सकते हो, इसके अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। रीडिंग ज़रूर कीजिए। और मैं क्या करता था, ये जो अंकुल सर के यहाँ जब मैं क्लास लेता था, मुखर्जी नगर जाता था मैं, यहाँ पे है ना, मुखर्जी नगर जब मैं जाता था तो जब ये ग्रामर पढ़ाते थे तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी कुछ होनी चाहिए ना। प्रैक्टिकल तो जैसे हम मेट्रो में जा रहे हैं तो मेट्रो में भी लिखे हुए आते हैं सेंटेंस, तो उसमें मैं देखना स्टार्ट कर देता था, अच्छा इसमें ये वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये सब चीज़ें मैं अपने दिमाग में घुमाते रहता था। एक आती थी वो, स्मोकिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज़ नॉट अलाउड इन द मेट्रो, है ना, तो उसमें 3 आ रहे हैं, स्मोकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, लेकिन हम फिर भी वर्ब इज़ लगा रहे हैं। इस तरह के जो भी दिमाग में मेरे क्वेश्चन आते थे, मैं वहाँ पे जाके उनसे फिर पूछ लेता था। तो मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। आप प्रैक्टिकल भी रहिए थोड़ा, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसको साथ के साथ अप्लाई करते रहिए, तो लंबे टाइम तक आप अपने दिमाग में इसको रख सकते हैं। ठीक? और इनका पढ़ाने का अंदाज़ बहुत अलग है, मुझे बड़े पसंद आते हैं अंकुल सर, मतलब बहुत अच्छा इनको ज्ञान है इंग्लिश का, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। कोई भी चीज़ आप देखोगे तो बहुत लॉजिकल, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक बताते हैं। जैसे मैथ में पढ़ते हैं ना फॉर्मूले वगैरह, ऐसे ही ये भी बताते हैं कि ये क्यों हो रहा है, हर चीज़ के पीछे एक कारण है। तो काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। तो देखिए इतना ही था इंग्लिश का, तो बाकी कुछ नहीं। पैराजम्बल के लिए मैंने आपको बताया कि पैराजम्बल और क्लासेस जो हैं आजकल ठीक ठाक आ रहे हैं, तो उसके लिए रीडिंग ज़रूर कर लीजिए। बाकी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा ये है। ठीक, ये मैंने पैसे एक वीडियो पहले बनाई थी उसमें भी प्रोवाइड करवा रखा है, लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी एसएससी से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेरी है आपकी, तो यहाँ पे मुझे डायरेक्टली आप मैसेज कीजिए, मैं आपको यहाँ पे सब सॉल्व कर दूंगा जितना भी मुझसे हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो को बस यहीं समाप्त करते हैं, बाकी तो लगभग हो ही गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।